नमस्कार दोस्तों हम अपने लेसन नंबर 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम सेमेस्टर 4। ठीक है, बीकॉम सेमेस्टर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग नाउ लेक्चर नंबर 2। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले भाई कॉस्ट क्या है, एक्सपेंस क्या है, लॉस क्या है ये बता दो। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बता दो, कॉस्ट के एलिमेंट बता दो, और क्या क्या कॉस्ट अकाउंट से अलग किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, कॉस्ट शीट बता दो। फिर उसके बाद क्वेश्चन है। अब देखो कॉस्ट, भैया देखो कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है एक फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कि भैया इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये मेरा कॉस्ट है। और खर्चा जनरली ये होता है कि भैया ये करने के लिए इतना खर्चा करना है, उसको उस खर्चे की रिकवरी नहीं होती, रिकवरी कॉस्टिंग की होती है। देखो अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट का मतलब कोई भी किसी भी चीज़ के लिए हमने किसी को पैसा दे दिया ना, वो कॉस्ट कहलाता है। द प्राइस पेड फॉर समथिंग, कुछ किसी भी चीज़ के लिए हमने जो पैसा पे कर दिया हमारी कॉस्ट है। कॉस्ट क्या, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। कॉस्ट एक ऐसा खर्चा है जो डिटरमाइन किया जा सकता है किसी एक चीज़ के लिए। कॉस्ट क्या है, एक इकोनॉमिक रिसोर्स की वैल्यू है कि भैया ये प्रोड्यूस किया है या इसको करने के लिए इतना कॉस्ट लग गया। कॉस्ट एक मेजरमेंट है, टेक्निक है मॉनेटरी टर्म्स में कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए या सर्विस को देने के लिए इतनी कॉस्टिंग लग गई है। कई बार कॉस्ट और एक्सपेंस को लोग एक साथ यूज़ कर लेते हैं, या तो एक्सपेंस बोल देते हैं या कॉस्ट बोल देते हैं, बट कॉस्ट जो है वो अलग होना चाहिए एक्सपेंस और लॉस से। तो एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, एक एक्सपायर्ड कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोडक्टिव यूसेज ऑफ एन एसेट, कि भैया एक एसेट को यूज़ करने की वजह से जो ऐसा कॉस्ट लगा जो एक्सपायर्ड है, अब वो उसकी रिकवरी नहीं होने वाली, तो वो एक खर्चा कहलाता है। ठीक है, और जो लॉस है वो तो तब होता है जब हम P&L बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें बता रखी है इन्होंने। नाउ कॉस्ट क्लासिफिकेशन, भाई कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करोगे। जैसे आप अकाउंटिंग में क्लासिफाई करते हो ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, ये इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा इस टाइप से। ऐसे ही कॉस्ट में भी क्लासिफाई होता है। वेरिएबिलिटी के बेस पे, वेरिएबल है, फिक्स कॉस्ट है, फंक्शनल एरिया के पास में कितना फंक्शन में है ये, उसके बेस पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे क्लासिफाई होता है, ट्रेसेबिलिटी के बेस पे कि भाई आइडेंटिफाई हो रहा है कि भाई ये बंदा इतना खर्चा कर रहा है। अब जैसे मान लो हम 4 भाई हैं, 4 भाई में अगर बंदा चारों अपनी अपनी गाड़ी यूज़ करता है, तो हर बंदा अपनी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराएगा, तो आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं ना। तो आइडेंटिफिबिलिटी के बेस पे एक बंदे की कॉस्टिंग बता सकते हैं, ये बंदा इतने का पेट्रोल जला रहा है। ठीक है, नाउ द अकाउंटिंग पीरियड चार्ज टू रेवेन्यू, जो अकाउंटिंग पीरियड है वो रेवेन्यू के हिसाब से, प्रोडक्ट कॉस्ट के हिसाब से बनाया जाता है। तो डिसीजन मेकिंग के बेस पे भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो सकती है। नाउ बिहेवियरल क्लासिफिकेशन, बिहेवियर के ऊपर क्लासिफिकेशन है। जैसे कि फिक्स कॉस्ट है क्या, वेरिएबल कॉस्ट है कि, मान लो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, भैया कुछ भी नहीं करोगे ना, ये तो होना ही होना है। अगर रेंट पे कोई बंदा अपना बिजनेस चला रहा है या रेंट पे रह रहा है, तो रेंट तो उसको देना ही देना है, तो रेंट क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया। वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा ठीक है, रेंट पे तो फैक्ट्री हमने ले लिया, लेकिन उसमें प्रोडक्शन करेंगे तब जाके कॉस्ट आएगी, नहीं करेंगे तो भाई रेंट देना पड़ जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट, जो करेंगे किसी चीज़ को तो ही होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे, जैसे मान लो कि भैया अगर 500 यूनिट तक बिजली चलाओगे तो तुम्हारा इतना रेंट बिजली बिल फिक्स है, लेकिन 500 से ऊपर होते ही ना इतना हो जाएगा। तो ये जो एक लिमिट हो गई ना 500 तक, तो आप तो मान सकते हो ये फिक्स्ड हो गया, लेकिन 500 से ऊपर होते ही तो वेरिएबल हो गया। तो इसमें सेमी वेरिएबल बोलते हैं कि भैया कुछ हद तक तो वेरिएबल है लेकिन कुछ हद तक फिक्स्ड भी है ये। ना फंक्शनल के बेस पे देखो क्या क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फंक्शनल के बेस पे कि भाई किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में क्या कॉस्ट लग रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सुपरवाइज करने में, ऑफिस की बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, उसका खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, बना लिया अब उसको बेचने का खर्चा, कि भाई एडवर्टीजमेंट कॉस्ट कराना, ये सब। अब नाउ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कि भैया डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी के घर छोड़ना है, माल को डिलीवरी करनी है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। और फाइनेंशियल कॉस्ट, कि अगर हमने वर्किंग कैपिटल या लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट कॉस्ट ही फाइनेंशियल कॉस्ट में आ जाएगा। तो ये सब कॉस्ट की क्लासिफिकेशन है। नाउ कंट्रोलेबिलिटी क्लासिफिकेशन, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल, कुछ ऐसे
कॉस्ट होते हैं जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉस्ट उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे कॉस्ट आर सेड टू बी कंट्रोलेबल व्हेन द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड कैन बी इन्फोर्स्ड बाय एक्शन ऑफ स्पेसिफिक। किसी एक बंदे की वजह से कॉस्ट हो गया ना, तो उस बंदे को सुधार देंगे तो कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्शन, कॉस्ट ऐसा कॉस्ट जो किसी एक्शन की वजह से नहीं आया, ये होना ही होना है, तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्लासिफिकेशन। मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे क्या क्वालिफिकेशन है भैया? प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, किसी एक प्रोडक्ट को बनाया तो कितना खर्चा हो जाएगा, और एक पीरियड में, एक महीने में कितना कॉस्ट आ गया, 2 महीने में कितना आ गया, वो पीरियड कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन और ट्रेसिबिलिटी क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन के बेस पे भैया ये डायरेक्ट कॉस्ट है, पता लग रहा है ये तो प्रोडक्ट किसी से, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट कैसे है? कोई प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट के लिए इस मटेरियल की जरूरत है, तो मटेरियल तो उसी प्रोडक्ट के लिए आए तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? बिजली बिल का खर्चा या फैक्ट्री मैनेजर्स या रेंट, इस सब टाइप का खर्चा तो सब पे एलोकेट होगा, किसी एक प्रोडक्ट पे तो डाल नहीं सकते, तो ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला है डिसीजन मेकिंग क्लासिफिकेशन। डिसीजन मेकिंग ऐसा क्लासिफिकेशन इसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है। कई जो कॉस्ट होते हैं ना वो रेलेवेंट कॉस्ट होते हैं, कई होते हैं इरेलेवेंट कॉस्ट। अब लोगों को देखा होगा आपने, कई लोग ना अच्छी बातें करते हैं, रेलेवेंट बातें करते हैं, घुमा फिरा के ज़्यादा बातें नहीं करते। कई बंदे ना इरेलेवेंट बातें करते हैं, फालतू की बातें। तो भैया जो फालतू की बातें कर रहे हो उसकी बातों से आपका बस टाइम वेस्ट हो सकता है, आप प्रोडक्टिव टाइम नहीं हो सकता है ना। इसी तरीके से कॉस्ट में भी होते हैं रेलेवेंट कॉस्ट और इरेलेवेंट कॉस्ट। रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जिससे डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है, लेकिन इरेलेवेंट का भैया वो तो हो गया यार, अब उससे कोई लेना देना नहीं है। अब सपोज करो आपको मूवी देखने जाना है, आपने 2 टिकट ले लिए, अब टिकट लेने के बाद सोच रहे हो यार जाएं या ना जाएं। भैया अब जाओ या ना जाओ, लेकिन ये खर्चा तो हो गया है, अब उसकी वजह से डिसीजन मेकिंग पे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि खर्चा तो हो गया, वो अब इरेलेवेंट कॉस्ट हो गया। लेकिन अब अगर मूवी देखने जाते हो तो जो आने वाले जो खर्चे हैं वो होंगे, और या फिर नहीं जाते तो नहीं होंगे, तो वो फैक्टर है, वो डिसाइड करेगा, वो रेलेवेंट कॉस्ट कहलाएगा। रेलेवेंट कॉस्ट मतलब ही कि वो कॉस्ट जो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल रहे। देखो रेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, डिफरेंशियल कॉस्ट है कि भैया इतना करोगे, मतलब 10 प्रोडक्ट है और ये 100 प्रोडक्ट है, 10 प्रोडक्ट बनाने में ये है, 100 प्रोडक्ट बनाने में ये है, तो ये डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाएगा ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, अच्छा भैया देखो ऐसा है, अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मुझे इतने का नुकसान हो जाएगा, तो जो नुकसान हो रहा है ना मेरा, मतलब मैं कमा सकता था, मुझे पैसे मिल सकते थे अगर मैं ये नहीं करता तो जो मिल सकते थे वही क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो वो भी तो होगा। मान लो अगर आज मैं जॉब छोड़ के पूरे तरीके से पढ़ाने में आ जाता हूँ, तो अभी क्या है, अभी जब मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो उस पर मुझे किसी चीज़ को लूज़ नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जब मैं जॉब छोड़ के पूरे तरीके से टीचिंग में आऊँगा तो मेरे दिमाग पे तो रहेगा ना कि यार वहाँ पे मैं इतनी सैलरी ले रहा था, अब मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, तो इस टीचिंग पे फिर बर्डन आ जाएगा कि टीचिंग से मुझे इतनी इनकम करनी ही करनी है, क्योंकि मैं उतनी नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो जितनी नहीं कर पा रहा हूँ वो हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, भैया ये काम करने से तुम्हारी जेब से पैसे जा नहीं जाने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में पैसा जा नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है जो आ सकता था, तो जो आ नहीं रहा है जो आ सकता था तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट नाम से पता चला आपकी जेब से पैसा चला गया, वो है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। और इरेलेवेंट कॉस्ट तो मैंने बता ही दिया, भाई मूवी की टिकट खरीद ली है, खरीद चुके हैं, उसको तो अब कुछ बदला नहीं जा सकता। ऐसी कॉस्ट जो आपको हेल्प ही नहीं करती। संक कॉस्ट भी कुछ ऐसा ही कॉस्ट है कि भैया असेट खरीद चुके हो 1 साल पहले, अब वो 5 साल की लाइफ है, चाहे 4 साल यूज होता रहेगा, लेकिन आप खरीद चुके हो ना, तो कोई डिसीजन मेकिंग उसकी हेल्प नहीं है, तो वो संक कॉस्ट है, बेकार कॉस्ट। संक मतलब बेकार। अब अदर कॉस्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। शट डाउन कॉस्ट, किसी कंपनी को बंद करने का क्या कॉस्ट है। रिसर्च कॉस्ट, कोई प्रोडक्ट को रिसर्च करने का क्या कॉस्ट है। डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रोडक्ट को डेवलप करने का क्या कॉस्ट है। और जॉइंट कॉस्ट कि भैया एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो दोनों प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो जॉइंट कॉस्ट कहलाएगी। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट थे। नाउ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट में क्या एलिमेंट होता है यार, किसी प्रोडक्ट को बनाने का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होता है, मटेरियल। दूसरा क्या होता है, लेबर। तीसरा क्या होता है, ओवरहेड, ये जो बिजली पंखा सैलरी वैलरी देना ये सब क्या ओवरहेड। तो ये वही चीज़ है मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकते हैं, लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर हो सकते हैं। अब यार
जो बंदा ऑफिस में बैठ के अकाउंटेंट कंप्यूटर पे कुट 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 कर रहा है, तो वो क्या है, वो इनडायरेक्ट लेबर है। और डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्ट जा रहा है और माल बना रहा है, इनडायरेक्ट लेबर हो गए, वो डायरेक्ट लेबर हो जाएंगे। नाउ एक्सपेंस में भी देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अब देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को बोलते हैं हम ओवरहेड। जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं ओवरहेड, और जितने भी डायरेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। ठीक है, आगे देखो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, भाई बनाने का जो भी खर्चा हो रहा है लेकिन इनडायरेक्ट हो रहा है, जैसे फैक्ट्री का रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कहलाएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस का रेंट, ऑफिस में बिजली पानी फर्नीचर, ये सब क्या इनडायरेक्ट है, लेकिन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कहलाएंगे। ये ओवरहेड के भी प्रकार हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये कभी भी डायरेक्ट हो ही नहीं सकता यार, प्रोडक्ट तो बन चुका है, तो आगे जो भी होगा वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा, इनडायरेक्ट ही ओवरहेड कहलाता है। तो जहां भी आप ओवरहेड देखोगे ना, आप समझ जाना ये इनडायरेक्ट की बात कर रहा है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट से कौन कौन से आइटम को एक्सक्लूड किया जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में? देखो, सिंकिंग फंड, डिविडेंड फंड, टैक्स, इनकम टैक्स, जनरल रिजर्व में भेज देना, गुडविल को राइट ऑफ कर देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, चैरिटेबल डोनेशन, इस सबको हटा दिया जाता है। नाउ मैटर्स ऑफ प्योर फाइनेंस, जैसे इसमें फाइनेंशियल चार्जेस लगते हैं, लॉस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर मनी, पेनल्टी, लॉस, रिम्यूनरेशन, ये सब हटा दिया जाता है, इसमें कोई लेना देना नहीं है कॉस्टिंग में। प्योरली फाइनेंस इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, डिस्काउंट, ये सब हटा देते हैं। एब्नॉर्मल लॉस और गेन सब हटा दिए जाते हैं, कॉस्टिंग में इन सब की बात नहीं होती है। आगे चलते हैं, कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट में क्या है भाई, सारे के सारे पहले डायरेक्ट खर्चे ले लो। कॉस्ट शीट है क्या बेसिकली यार, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो खर्चे आने वाले हैं उसको लिख दो और वो कॉस्ट शीट कहलाएगी। मैं आपसे बोलता हूँ भाई, ऐसा है, देख गोवा चलते हैं घूमने, तो एक दोस्त ना जो सबसे समझदार होता है, वैसे जितने भी हमारे दोस्तों के ग्रुप होते हैं उसमें एक बंदा ऐसा होता है जो नेचर वाइज अकाउंटेंट होता है। वैसे तो बंदा कुछ भी कर रहा हो लेकिन नेचर उसका प्रॉपर तरीके से अकाउंटेंट का होता है। जैसे कहीं आप रेस्टोरेंट में भी जाओ, किसी होटल और में भी जाओ, जब खाने पे जाओ तो एक दोस्त ऐसा होता है जो पूरा हिसाब रख रहा होता है दिमाग में, अच्छा 4 प्लेट ये आ गया है, और जब हिसाब करने की बारी थी, भाई अमित भाई टेंशन नहीं, मुझे याद है सारा कितना कितना लिया है, बेवकूफ़ नहीं बनाने देंगे इसको। तो वो नेचर वाइज अकाउंटेंट होते हैं। वो क्या होता है, वो मन ही मन में कॉस्ट शीट बना चुके होते हैं, और टैली डाउन का जैसे उधर से बिल आता है वो अपना क्रॉस चेक कर रहे होते हैं मन ही मन में। एक तरफ से यहाँ दिमाग में टिक हो रहा होता है, एक तरफ यहाँ टिक करते हैं, फिर वहाँ दिमाग में, फिर यहाँ, फिर हाँ सही है। जहाँ पे ओ भाई ये एक कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा लगा रहा है, तो वो जो बनाया है ना उसने, वो क्या है, कॉस्ट शीट। तो वही तो आपको भी बनाना है, उसमें क्या ईजी, बहुत तो आसान है। पहले ले लो प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है, सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे, फिर वर्क कॉस्ट, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर टोटल कॉस्ट, खत्म कहानी। अब इसी को एक पेपर पे लिख दो, कॉस्ट शीट बन गई जी। ये लो जी, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या है, अपने हिसाब से कुछ भी बना लो। ये रहा कॉस्ट शीट का। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फिर कैरेज इनवर्ड, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फिर डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आ गया। डायरेक्ट वेजेस ले लो, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लो, ये सब आ गया प्राइम कॉस्ट। ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड मतलब फ्रेट इनवर्ड, और लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। उसमें ऐड कर दो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर आ गया प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के सारे ओवरहेड ऐड कर दो, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, रेंट, पावर, फ्यूल, ड्राइंग ऑफिस, स्टेट, इंश्योरेंस, सारा ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री के कॉस्ट ऐड कर दो, ये सब ओवरहेड ऐड हो रहे हैं। अब इनडायरेक्ट वाले रेंट, सैलरी, लाइटिंग, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग, लीगल एक्सपेंस, ये सब। फिर जब आपने सारे इनडायरेक्ट ऐड कर दिया तो वो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। उसमें फिर सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दो, सोविंग, रेंट, कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पोस्टेज, डेट कलेक्शन, सैंपल, ये सब ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल, फिर आ जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, मतलब मान लो मुझे कुछ छोटा सा बिजनेस करना है, मैं पहले मटेरियल खरीद के लाया, तो मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। फिर उसके बाद ट्रैवलिंग का खर्चा इनडायरेक्ट ऐड कर दूंगा उसमें, फिर पैकेजिंग का खर्चा इनडायरेक्ट ऐड कर दिया है, सेलिंग पे मैंने एडवर्टीजमेंट कर दिया, सेलिंग कॉस्ट भी ऐड कर दिया, तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर कॉस्ट ऑफ सेल निकाल देंगे, और ये इस तरीके से प्रॉफिट आ जाएगी अगर सेल प्राइस हमें पता है तो। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉस्ट शीट बना लेंगे। और ये रहा आपका क्वेश्चन। इस चैप्टर में क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन आप रेफर कर सकते हो। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, भैया कॉस्ट शीट बनाना है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है,
प्रोडक्टिव वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट लेबर ये तो ओवरहेड है, कैरीज इनवर्ड ये आपका प्राइम कॉस्ट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट है ये, तो ये ले लो। ऑफिस अदर फैक्ट्री एक्सपेंस ओवरहेड है, लीगल एक्सपेंस ओवरहेड है, मैनेजर सैलरी ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड है, तो सारे के सारे ये देखो तीन ही चीज़ें इसमें जो डायरेक्ट है उसको आपने ले लिया, वो प्राइम कॉस्ट आ गया। फैक्ट्री का ओवरहेड ऐड कर दो, इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री एक्सपेंस तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, उसमें आप ऑफिस के ओवरहेड सारे ऐड कर दो, फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें सेलिंग ओवरहेड ऐड कर दो, फिर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें प्रॉफिट निकाल दो, ये आ जाएगा सेल। तो इस तरीके से कॉस्ट शीट बनाया जा सकता है। ठीक है, नाउ ये देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है फाइंड कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, फिनिश गुड्स दे दिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट वेजेस और वर्क एक्सपेंस दे दिया, ऑफिस एक्सपेंस दे दिया, सेलिंग एक्सपेंस दे दिया। तो सबसे पहले ना आपको इसमें प्राइम कॉस्ट निकालना है। प्राइम कॉस्ट के लिए क्या था, ओपनिंग ले लो, परचेज ले लो, क्लोजिंग ले लो, तो ये सब निकाल दोगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट वेजेस ले लो, और भी कुछ डायरेक्ट है तो प्राइम कॉस्ट आ गया, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दो, फिर जो सेल से आया, स्क्रैप से सेल आया, पैसा आया वो लेस कर दो, तो ये आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ओपनिंग स्टॉक का WIP, क्लोजिंग स्टॉक का WIP ऐड कर दो, ओपनिंग ऐड कर दो, क्लोजिंग लेस कर दो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फिर ऑफिस ओवरहेड, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, फिर उसमें फिनिश गुड्स का ओपनिंग ऐड कर दो, क्लोजिंग लेस कर दो, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, फिर प्रॉफिट। और ये तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है कॉस्ट शीट बनाना, बहुत ही सिंपल है। बस ध्यान से आपको 1-2 बार इसको पढ़ना है, देखना है इस लेक्चर्स को और समझ जाना है, फिर हम 10 ईयर से भी रेफर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने लेसन नंबर 2 पूरा कर लिया। अब अगला हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2, और उसमें लेसन नंबर 1 है अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट की अकाउंटिंग करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।